सो जय जगन्नाथ टूर। आज अपन क्या करेंगे, चार केसेस को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी कल वाले क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर दिए थे, है ना। आज मैं ट्राई करूँगा इसको और इसको एट ए टाइम कंप्लीट हो जाए। अब देखो, एक छोटा सा एक पैटर्न देख लो। अगर केस टू के बारे में बोलूँ, अगर मैं केस टू में कुछ भी करके इस एन स्क्वायर को मैं कट आउट कर दूँ, एन स्क्वायर को कट आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा वन आ जाएगा। दैट मीन्स कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। जब भी मैं केस टू में एन स्क्वायर का हटा रहा हूँ, केस वन बन रहा है। सिमिलरली देखो, केस थ्री के बारे में देखो। अगर मैं केस थ्री से इस फाइव पावर एन को अगर मैं हटा दूंगा ना, है ना, इस फाइव पावर एन को जैसे मैं हटाऊंगा, किस टाइप से आ रहा है, केस टू बन जाएगा। मतलब इसी पैटर्न को अपन फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे एक्चुअली क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। फिर भी अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ सॉल्व करने से 17-18 मिनट सॉल्व करने में लग जाएगा। तो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, आपको वहीं से मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। तो टारगेट करना क्या है, केस टू के केस में जब भी अपने को कोई पोलिनोमियल दिखेगा, हम ट्राई करेंगे इस पोलिनोमियल को कट आउट करने, मतलब कट करने के लिए लेफ्ट हैंड के साइड से। और केस थ्री के केस में क्या करेंगे, फाइव पावर जो एन रहेगा, जो कि नॉट रूट वाला है, उसको अपन हटाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ पोलिनोमियल केस के लिए, राइट। और पोलिनोमियल केस में देखो कैसे पता चलेगा, राइट हैंड में इसमें मेरा एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है इसका, टू हो जाएगा। तो डिग्री टू के केस में आपको अगर याद होगा मैं क्या करता था, हाँ, कोई भी अगर ये पहले तो नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। जब भी कोई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आता है, अपन क्या करते हैं, उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करके दोनों को ऐड करते हैं। तो यही क्या हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या, इसको एज इट इज मैंने राइट हैंड में इसको जीरो कर दिया और कुछ नहीं, चुपचाप जो भी है उसको लिख दिया। फिर क्या करते थे, ए एन के जगह पे अपन क्या पुट करते थे, आर पावर एन। सिमिलरली ए एन माइनस वन मेरा क्या आ जाएगा, आर पावर एन माइनस वन। एन माइनस टू मेरा क्या आ जाएगा, आर टू द पावर एन माइनस टू। इस टाइप से तो ये तीनों चीज़ को लेके मैंने इक्वेशन में पुट किया। फिर आर टू द पावर एन माइनस टू सबसे छोटा था, उसको मैंने कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन बना, ये बना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आर इक्वल टू मेरा वन और टू बन गया, राइट। तो वहाँ से जो होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या बना, दो दो रूट आए, तो दो कॉन्स्टेंट सी वन और सी टू ले लिया। सी वन इंटू वन पावर एन प्लस सी टू इंटू टू पावर एन, ये बन गया। अब आते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन पर नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन। अब देखो, क्वेश्चन क्या था ये इसमें एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था ये, एन जो है आपका इस टाइप से, सॉरी, ये क्वेश्चन था ना, राइट हैंड में एन स्क्वायर गिवन है और लेफ्ट हैंड में ये सारे टर्म गिवन है, ठीक है ना, यही था क्वेश्चन आपका, राइट हैंड में एन स्क्वायर। तो जब भी अपन एक पोलिनोमियल देखते हैं, अपन क्या करते हैं, उसी ऑर्डर का एक इन जनरल पोलिनोमियल मान के चलते हैं। जैसे उसमें एन स्क्वायर था, उसने क्या किया, एक ए एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी मान के चला, है ना। पोलिनोमियल के लिए मुझे ए एन चाहिए, ए एन माइनस वन चाहिए, ए एन माइनस टू चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं ए एन को ऑर्डर एन स्क्वायर पे ऑर्डर टू वाला अगर पोलिनोमियल ये मान रहा हूँ, तो एन माइनस वन क्या आ जाएगा, एन के जगह पे जस्ट एन माइनस वन पुट किया। ये ध्यान से देखो, एन यहाँ था, एन माइनस वन किया, एन की जगह पे एन माइनस वन, इस एन की जगह पे एन माइनस वन, खत्म, प्लस सी को सी। फिर एन माइनस टू क्या है, सिमिलर वे पे एन की जगह पे एन माइनस टू पुट करके सॉल्व किया। अब देखो, एन माइनस वन को मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करवा दिया हूँ, तो ये इसको फॉर्मूला एन माइनस वन का स्क्वायर पुट हो गया है, ये डायरेक्ट एज इट इज रहा है। इसमें एन माइनस टू का फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इसी फॉर्मेट में लिखा, मतलब एन स्क्वायर को कोफिशिएंट लिखा, एन का कोफिशिएंट लिखा, फिर कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली सेकंड एन माइनस टू को थोड़ा सा सॉल्व करके क्या करेंगे, ये वाला आ जाएगा एन माइनस टू के लिए। एन माइनस टू का क्या है, ये एन माइनस टू का स्क्वायर आ रहा था, इसको किए, फिर मतलब इसको स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह बस फाइंड किया हूँ और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर एक बार और देख लो, एन माइनस टू का स्क्वायर था, एन माइनस टू और प्लस सी था, तो एन माइनस टू की जगह पे एन स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एन, यही आ जाएगा, राइट। उसी को बस फॉर्मूला को ओपन करके रखा हूँ। फिर उसको सॉल्व कैसे किया, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक जगह पे रखा, इसको सॉल्व यहाँ पे किया, आप ध्यान से देख सकते हो। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट रखा, एन का कोफिशिएंट रखा, फिर इसका रखा। अब देखो, मेरे पास एन मिल चुका है, एन माइनस वन का ऑलरेडी नीचे सॉल्व करके ये मिल चुका है ना, और एन माइनस टू के लिए मिल चुका है। ये तीनों मिलने के बाद मुझे मुझे करना क्या है, मेरा जो क्वेश्चन था ये इसी में पुट करना है, चुपचाप इसी को सॉल्व करना है ना, एन माइनस वन और एन माइनस टू की जगह पे चुपचाप पुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, आप जाके ये तीनों चीज़ को लेके
मैं ये वाला क्वेश्चन में पुट करने वाला हूँ। सिंपल से काम है, चुपचाप पुट करने के बाद आपका ये वाला इक्वल टू एन स्क्वायर आ जाएगा इसी इक्वेशन में। अब करना क्या है देखो, मैं क्या क्या यहाँ पे देखो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, फिर एन का कोफिशिएंट है, एन का कोफिशिएंट, एन का कोफिशिएंट सिर्फ सम कांस्टेंट टर्म में सब मल्टीप्लिकेशन है। तो सारा सब कुछ ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, इन तीनों से एन स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल दिया, एन का कोफिशिएंट निकाल दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज रख दिया। राइट हैंड में मेरा क्या था, एन स्क्वायर था। एन स्क्वायर को कम ये इस टाइप से नहीं लिख सकता, एन स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एन प्लस जीरो इंटू वन, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो कंपेयर करेंगे, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट वन इंटू एन स्क्वायर है ना। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा वन है। अगर मैं एन स्क्वायर दोनों कंपेयर करूँ तो टू ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल वन आ जाएगा, यही लिखा। सिमिलरली ये एन है, ये एन है, तो -6 है प्लस बी टू बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट का सेम आ जाएगा। यहाँ वन है, यह इंटू वन कर दो मतलब कोफिशिएंट, तो ये 4a प्लस -3b प्लस सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब मुझे तीनों इक्वेशन मिल गए। इक्वेशन को जब आप यहाँ देख, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ ए पुट करने के बाद बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया। सिमिलरली आपको सी का वैल्यू 5/2 मिल गया। मतलब मुझे ए बी सी का वैल्यू मिल चुका है। और देखो अब फाइनल स्टेप पे अपन जाने वाले, मैंने ए एन इक्वल टू ये मान के चला था। अगर अब याद करो एक बार स्टार्टिंग वाले में, ये मेरा एन इक्वल टू पहले से मान के चले थे, क्योंकि क्वेश्चन में एन स्क्वायर रूट था ना, सॉरी एन स्क्वायर पॉलिनोमियल था। तो इस जगह पे मुझे ए बी और सी का वैल्यू चाहिए था। ऑलरेडी मैं नीचे वाले इक्वेशन में यहाँ सॉल्व करके मुझे ए बी सी का वैल्यू मिल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप ए बी सी को लेके जो ए एन माना था वहाँ पे पुट कर दिया हूँ ए बी सी का वैल्यू, और कुछ नहीं किया। फिर जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना था, ये 1/n1 मतलब आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन या नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन आप जो भी बोल सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दिया हूँ। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाते हैं जो केस थर्ड वाला। केस थर्ड में क्या था आपको याद होगा, बीटा पावर n इंटू पोलिनोमियल केस था, राइट। तो बीटा क्या हो रहा था, यहाँ नॉन रूट हो रहा था याद होगा। तो इसको, इस केस सेकंड थर्ड वाला केस है। अब देखो ये क्वेश्चन से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्या करते, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि ये वाला नॉन जीरो है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करते, सिंपल होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करते एंड नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करते, दोनों को फाइनली ऐड करते। होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते, ये टोटल इक्वेशन इक्वल टू जीरो लिखते, मतलब an-3an-1 प्लस 2n-2 इक्वल टू जीरो करते। फिर क्या करते, एन इक्वल टू आर पावर एन, फिर n-1 की जगह पे r⁻n-1, n-2 की जगह पे r⁻n-2 पुट करते। फिर r⁻n-2 सबसे छोटा है उसको कॉमन ले लेते। फिर r फॉर्मेट में एक इक्वेशन आता है, ऑलरेडी अपन पिछले वाले क्लास में किए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ करने के बाद मेरा r का जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू क्या है, 1 2। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन में बीटा क्या है, यहाँ पे बीटा मेरा 3 हो जाएगा। अगर ये बीटा 3 और ये 1 2 के साथ सेम नहीं है, दैट मीन्स जो बीटा ये नॉट रूट वाला है ना, नॉट रूट वाला को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ गया ना। अगर मेरा 1 2 की जगह पे अगर मान लो ये 1 3 आ जाता है, दैट मीन्स ये बीटा के साथ सेम हो जाता है, रूट के साथ सेम है। बट मेरा जो रूट है ये 2 है, तो सेम नहीं होगा। उस केस में अपने केस 2 में क्या करते थे, सिंपल जो मान के क्या चलते थे, ये 3 पावर n है, 3 पावर n को एज इट इज लिखते थे। फिर इसका पावर क्या है, 1 है ना क्वेश्चन में, मतलब इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो उस डिग्री का अपन क्या करते थे, पोलिनोमियल मान के चलते थे। सेम टू सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिग्री का एक पोलिनोमियल मान के चला, ये पोलिनोमियल हो गया, ये एज इट इज, इसको एज इट इज लिखे। फिर मुझे चाहिए क्या, एन चाहिए, n-1 चाहिए, n-2 चाहिए। तो ये तो n हो गया, तो n-1 मैंने उसी हिसाब से लिखा, मतलब n की जगह पे जस्ट n-1 पुट किया, 3n-1 3n-2। अगर ये लिखने के बाद अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 3 पावर n-1 को मैं क्या करूँगा, 3 पावर n डिवाइडेड बाई क्या 3 नहीं लिख सकता, ये n-2 को क्या मैं 3 पावर n डिवाइडेड बाई 9 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो मैं आपको केस 3 में बोला था, जो बीटा पावर n आ रहा था उसको हटाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको हटा दूँ ना, ये जो बीटा पावर n आपको दिख रहा है, ये अगर ये 3 पावर n को मैं हटा दूँ, ये आपका केस 2 बन जाएगा। अगर 3 पावर n को हटाऊँ तो मैं क्या कोशिश करूँगा, 3 पावर n को हटाने की। तो उसको हटाने का टेक्निक देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं
क्या क्या ये 3 पावर n-1 को इसी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा, मेरा n आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, n-2 भी आ गया। और ये मेरा क्वेश्चन था, मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक an-2 an-1 ये सारा सब कुछ पुट कर दूंगा एज इट इज। तो पुट करने के बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, n×3 पावर n, मतलब क्या क्या पुट कर, ये वाला इसको पुट करूंगा, ये वाला इक्वेशन को, और ये वाला इक्वेशन को यहाँ पे पुट करूँ। जैसे मैंने पुट करने के बाद ये मेरा फाइनल बन गया एज इट इज। उसको उठाया, यहाँ चुपचाप पुट करने के बाद मैंने क्या किया, वहाँ से 3 पावर n को कॉमन ले लिया। समझ रहे हो ना, मतलब मैंने इसको पुट किया, इसको पुट किया और इसको पुट किया, फिर 3 पावर n को तीनों में से कॉमन ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको हटाना है, केस 2 जैसे फील करवाना है। तो मैंने हटा दिया, 3 पावर n को कॉमन ले लिया। जैसे 3 पावर n को कॉमन लिया, मैं 3 पावर n और यहाँ पे 3 पावर n को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 पावर n जाने के बाद ये टर्म बच गया, इसको सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया, 2 बाई n इंटू ये रख दिया, ये रख दिया। मतलब आपका देखो यहाँ n का टर्म है और सम कांस्टेंट टर्म है, मतलब n इंटू क्या हो जाएगा कि उसका कोफिशिएंट लिखा, फिर ये कांस्टेंट टर्म के एज इट इज लिख दिया। और राइट हैंड में जो n था उसको मैंने क्या किया, 1 × n प्लस 0 × 1 कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे। समझ लो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, n² था, फिर उसको n² इंटू क्या कर रहे थे, 0 × n कर रहे थे, फिर 0 × 1 किए थे, फिर लेफ्ट हैंड में कुछ टर्म आया था उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे भी सेम टू सेम करेंगे। यहाँ पे n टर्म है, राइट हैंड में n के साथ क्या है, 1 है, दैट मीन्स 2/n इंटू ए इक्वल टू 1। वो a का वैल्यू मिल गया, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद मुझे v का वैल्यू मिल गया। अब देखो मुझे a भी मिल गया, b भी मिल गया। मुझे n जो आपको पहले से मान के चले थे, n इक्वल टू जो ये मान के चले थे ना, ये वाला n, यहाँ पे a और v का वैल्यू चुपचाप पुट करना है और कोई झंझट ही नहीं है। तो a और v वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। और जनरल सॉल्यूशन के लिए ये मेरा होमोजेनियस सॉल्यूशन और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर दिया। तो आज के लिए यहीं पे है। मैं क्यों इसको पीडीएफ यूज़ किया, कि जल्दी जल्दी ये वाला कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड सॉल्व कर लेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मतलब क्वेश्चन आने का हाईली चांस रहता है, जेनरेटिंग मेथड, उसमें जाएंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, ध्यान से। तो वो अपने लिए ज़्यादा फायदा हो जाएगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।